तो चलो बच्चों पढ़ते हैं कहानी, आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोगों ने बेटा ऑप्टिक्स के अंदर क्रोमेटिक एबरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब क्रोमेटिक एबरेशन पढ़ते हैं और उसके बाद रिजॉल्विंग पावर और चीज़ें फिनिश। ठीक है ना बेटा? तो चलिए देखिएगा बेटा, सबसे पहली बात यहाँ पर क्रोमेटिक एबरेशन चल रहा था ना। तो क्रोमेटिक एबरेशन में मैंने आपको जो बताया था उसके आगे की कहानी चलेगी। ठीक है ना? क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है बेटा? तो क्रोमेटिक एबरेशन की कहानी उसके आगे की चलेगी। 1 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, तो क्रोमेटिक एबरेशन में बेटा सबसे पहली बात तो कि मैंने आपको जो बताया था कि ये लेंस है, क्या क्रोमेटिक एबरेशन मिरर पे मिलता है? तो हमारा आंसर है नहीं। अब जैसे लेंस है तो हम देखते हैं कि व्हाइट लाइट अगर मान लीजिए आया, व्हाइट लाइट आया तो यहाँ पर ये ऐसे और ऐसे। तो बेटा आप देख रहे हैं कि रेड के लिए फोकस ये है और वायलेट के लिए फोकस ये है। ठीक है? हाँ, रेड के लिए फोकस ये, वायलेट के लिए फोकस ये है। तो यहाँ पर बेटा एक टर्म डिफाइन किया गया है। सबसे पहले एक टर्म डिफाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड द एलसीए। एलसीए का मतलब होता है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन। लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन, इसका जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन, इसका पहले तो फुल फॉर्म हर बच्चे को याद होना चाहिए, एलसीए। एलसीए का मतलब क्या है बेटा? एलसीए का मतलब यहाँ पर है बेटा, एलसीए का मतलब है यहाँ पर दरअसल ये है एफ आर, रेड के लिए फोकल लेंथ, और ये है एफ बी, वायलेट के लिए फोकल लेंथ। तो यहाँ पर बेटा एफ आर माइनस एफ बी, जिसे आप माइनस ऑफ द डी एफ लिखते हैं। माइनस ऑफ द डीएफ का मतलब, डीएफ का मतलब क्या है? वायलेट की फोकल लेंथ में से रेडियस का, रेड का फोकल लेंथ घटाया गया है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। डीएफ का मतलब क्या है बेटा? डीएफ का मतलब है एफ बी माइनस एफ आर। ठीक है? तो एलसीए का मतलब होता है एफ आर माइनस एफ बी या माइनस ऑफ द डीएफ। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर एक कहानी है छोटी सी, एक कहानी है छोटी सी, और कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए बेटा मीन लाइट होती है, तो मीन लाइट के लिए फोकल लेंथ आप क्या देखते हैं? जैसे मैं बोलूं व्हाइट लाइट पे मीन लाइट आ रही है, मीन लाइट का फोकस यहाँ पर आएगा कि नहीं? मीन लाइट मतलब येलो लाइट, उसका फोकल लेंथ यहाँ पर आएगा, फोकस यहाँ पर आएगा, फोकल लेंथ। उसके लिखेंगे 1/a बराबर क्या लिखेंगे? तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। पहले बताओ, ये जानते हैं हम लोग? क्या हमने पढ़ा हुआ है? लेंस विकर्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है ना? बिल्कुल ठीक बात है। अब इसे एक काम करो, म्यू वेरी कर रहा है क्योंकि इस लेंस के लिए रेड का फोकस, रेड के लिए म्यू अलग, वायलेट का म्यू अलग, सबका अलग अलग। इसको डिफरेंशिएट करो तो 1/f का डिफरेंशिएशन माइनस 1/f स्क्वायर इंटू df होता है। म्यू का डिफरेंशिएशन डी म्यू होगा, और 1/r1 प्लस 1/r2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, म्यू का डी म्यू हो गया। ठीक है? म्यू का डिफरेंशिएशन 1 इंटू म्यू का टू पावर पार्ट डी म्यू। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानो और इसको आप सेकंड इक्वेशन मानो, और इन दोनों को डिवाइड करो। परंतु उससे पहले इसे लिख, इससे पहले इसे पहले पूरा लिख लो। जल्दी लिखना बेटा, देर मत करना। ठीक है? जल्दी लिखना बेटा, देर मत करना। तो जल्दी लिखिए प्लीज, जल्दी लिखिए। तो भैया हमारे पास खतरनाक काम है। बहुत अच्छे, जोर से बोलो, बहुत अच्छे। मिटा दूं, जोर से बोलो, मिटा दूं। आओ मिलके मिटाएं, आओ मिलके मिटाएं। इधर मिटा दूं बेटा, डायग्राम ये मिटा दूं। देखो अब सुनो, अगर मैं इसको बेटा सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करूं,
सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकेंड ऊपर, तो -1/f² इंटू df अपॉन 1/f इक्वल टू, देखो इन दोनों को तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, f से f कैंसिल आउट, माइनस डी एफ अपॉन एफ। और अगर आप थोड़ा सा गौर करो बेटा तो एक बात बताओ, क्या आपने डेफिनेशन पढ़ा था डिस्पर्सिव पावर, पढ़ा था ना ओमेगा डिस्पर्सिव पावर, याद है किसी प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर? डेफिनेशन मैंने ऐसे बताया था डिस्पर्सिव पावर का, ओमेगा इक्वल टू, बताओ एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन डेविएशन इन मीन लाइन। और मैंने बोला था अगर एंगल ऑफ रेंज बहुत छोटा हो और म्यू जो है वो एंगल ऑफ रेंज बहुत छोटा और डेविएशन मिनिमम हो, तो क्या मैंने इसे ऐसे बताया था, म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ऐसे करके बताया था बेटा। अगर इस चीज से इसका कंपैरिजन करो, डी म्यू मतलब चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू बी माइनस म्यू आर चेंज, और म्यू माइनस 1 येलो का म्यू। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1 दरअसल जैसे वहां प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव डिस्पर्सिव पावर है, उसी तरह से यहाँ लेंस की डिस्पर्सिव पावर है, इसे ओमेगा लिखा गया। व्हाट इज ओमेगा? द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस। देखिए प्रिज्म का भी अपना डिस्पर्सिव पावर होता है, लेंस का भी होता है। तो यहाँ पर बेटा माइनस डी एफ की वैल्यू कितना होगा, तो ओमेगा इंटू एफ होगा, है ना। इसीलिए बेटा एलसीए का फॉर्मूला एक और आता है बेटा, आप लिखते हैं माइनस डी एफ या ओमेगा इंटू एफ। ओमेगा क्या बेटा? डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस इंटू फोकल लेंथ ऑफ मीन लाइट। व्हाट इज एफ? लिख लेना बेटा, इसके नीचे लिख लेना, ओमेगा इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ येलो लाइट। लिखो इसे यहाँ तक, डरो नहीं, घबराओ नहीं, आसान है। घबराना नहीं बेटा प्लीज, जल्दी लिखो। क्रोमैटिक एबिरेशन बहुत भारी है बेटा, बहुत भारी है बेटा। चल आओ मिलके मिटाएं, आओ मिलके मिटाएं। मिटा दूं कसम से? मिटाते हैं, जोर से बोलो, मिटाते हैं। खतरनाक प्राणियों देखना, इधर से मिटाते हैं खतरनाक प्राणियों। इसके नीचे लिख लेना, क्या लिखोगे? ओमेगा इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ येलो लाइट यानी मीन लाइट। कभी अगर आपको एलसीए पूछेगा तो ज्यादातर केस में डिस्पर्सिव पावर दे देगा और फोकल लेंथ ऑफ द येलो लाइट मिल जाएगा, बस एलसीए निकाल लेना। या तो वायलेट का फोकल लेंथ और रेड का फोकल लेंथ दिया जाएगा तो उसका डिफरेंस इज द एलसीए। ठीक है बेटा, डरना नहीं। तो ये क्या है? क्रोमैटिक एबिरेशन। क्रोमैटिक एबिरेशन, बहुत अच्छे, जोर से बोलो, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर बेटा अब सवाल उठता है रेमेडी कि रेमेडी क्या है, कैसे क्या करें ताकि क्रोमैटिक एबिरेशन हट जाए, क्रोमैटिक एबिरेशन का डिफेक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि ब्लर इमेज बनता है, धुंधला ब्लर, फेंट एंड ब्लर। तो क्या करें भाई? इसके लिए बेटा एक्रोमैटिक लेंस, वी यूज एक्रोमैटिक लेंस, वी यूज एक्रोमैटिक लेंस। एक्चुअली हमारे चश्मे में एक्रोमैटिक लेंस लगाया जाता है, वी यूज, है ना, एक्रोमैटिक लेंस। देखो बेटा इसमें हम लोग एक्रोमैटिक लेंस यूज करते हैं। एक्रोमैटिक लेंस क्या होता है बेटा कि कॉन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में कॉनकेव लेंस ये होता है। अब यहाँ पर बेटा ऐसा मत समझ जाना कि कोई भी कॉन्वेक्स और कोई भी कॉनकेव कांटेक्ट में लाएंगे और वो एक्रोमैटिक बन जाएगा, नहीं। एक्रोमैटिक लेंस में कुछ शर्तें होती हैं बेटा। क्या शर्त होती है यह समझिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉन्वेक्स और कोई भी कॉनकेव और दोनों को कांटेक्ट में लाए और हो गया एक्रोमैटिक, नहीं भाई। एक्रोमैटिक लेंस में क्या होता है बेटा कि जब यहां से आप व्हाइट लाइट भेजेंगे, व्हाइट लाइट भेजेंगे
व्हाइट लाइट भेजेंगे तो आपको इधर व्हाइट लाइट ही मिलेगा। और मान लीजिए पूरा ये लेंस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो व्हाइट लाइट ही मिलेगा, ठीक है, व्हाइट लाइट ही मिलेगा। अब इसमें सवाल ये उठता बेटा कि ठीक है सर, ये तो व्हाइट लाइट गिराएंगे, व्हाइट लाइट बाहर आएगा, अंदर क्या होगा इससे मतलब नहीं, व्हाइट लाइट आया व्हाइट लाइट आएगा, बट वी गेट द शार्प एकदम फाइन सुपर फाइन शार्प इमेज। सवाल उठता है कि सर ये तो सब ठीक है, समझाइए, तो क्या हर लेंस कॉन्वेक्स और कॉन्केव जो है वो कांटेक्ट लाइन विद एक्रोमेटिक? नहीं, कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म है बेटा, ये फुलफिल होना चाहिए। और इसका डेरिवेशन हम लोग को जरूरत नहीं है जानने की, है ना, क्योंकि हम लोग नासा अभी तुरंत नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, अभी नासा तुरंत नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, इसलिए पहले उतना ही पढ़िए जितना भी जरूरत है। इसका डेरिवेशन हालांकि इजी है, बट खामखा जरूरत क्या आपके दिमाग में कचरा भर देगी। कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, एक्रोमेटिज्म की कंडीशन है जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव, इसका अपना एक मटेरियल होगा, इसका अपना एक मटेरियल होगा, इसका मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1, इसकी फोकल लेंथ f1 प्लस इसके मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 2, इसका फोकल लेंथ f2। ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म। ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 इक्वल टू 0। जहां कहीं ऐसा होता है वहीं पर बेटा, बेसिकली वहीं पर एक्रोमेटिक लेंस होता है। इसीलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का सम शुड बी 0। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी माइनस में नहीं हो सकता है। फोकल लेंथ ही प्लस और माइनस में हो सकते हैं, कॉन्वेक्स का प्लस होगा, कॉन्केव का माइनस होगा। इसीलिए मैंने बताया कि एक्रोमेटिक लेंस में हमेशा एक कॉन्वेक्स होगा तो दूसरा कॉन्केव होना पड़ेगा। तो देखो ना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, अब f1 प्लस में f2 माइनस है, तभी तो कट के 0 आएगा। दैट्स वाई एक्रोमेटिक लेंस में ये बिल्कुल श्योरली सर्टेन होता है कि एक्रोमेटिक लेंस के अंदर एक कॉन्वेक्स होगा तो दूसरा कॉन्केव होगा, जिससे एक का फोकल लेंथ प्लस हो, दूसरे का फोकल लेंथ माइनस हो। क्लियर हुआ? तभी यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होगा, सेटिस्फाई होगा। क्लियर? अच्छा, तो f1 मतलब one should be convex and another should be concave। एक तो क्लियर होगी बात, one should be convex and another should be concave। चलो भाई, and another should be concave, ठीक है, another should be concave। चलो बेटा, ये तो हम लोग समझ गए। तो एक कॉन्केव होना चाहिए, एक कॉन्वेक्स होना चाहिए, ताकि एक का प्लस में आए, एक का माइनस में आए, कट के 0 होगा। जहां 0 हो गया वहीं एक्रोमेटिक है, ये शर्त है। अब दूसरा, इसी में ध्यान दो बेटा, दरअसल क्या होता है, अगर आपके दिमाग में आ रहा कि सर अगर मान लो दोनों का मटेरियल सेम हो जाए तो क्या होगा? अगर मटेरियल सेम हो गया तो ओमेगा सेम हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि सर ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा आपका उल्टा सीधा खोपड़ी चल रहा है तो उसका भी जवाब सुन लो। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल हो गया तो यानी ओमेगा और ओमेगा रख लो, ओमेगा बाई f1 प्लस ओमेगा बाई f2 इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ओमेगा कॉमन लेंथ उधर पहुंचा देंगे 0 बाई ओमेगा? पहले यहाँ तक लिख लो, पहले यहाँ तक लिख लो, जान मत दे देना, पहले लिखो यहाँ तक और जल्दी लिखना प्लीज, ठीक है, जल्दी लिखना पहले प्लीज। जल्दी प्लीज, जल्दी प्लीज। बहुत लफड़ा है भाई, बहुत लफड़ा है भाई। हाँ भाई चलो, हाँ भाई चलो, हाँ भाई हो गया। एक तरफ मिटाओ बेटा, जल्दी लिखना बेटा, जल्दी लिखना प्लीज।
हो गया? चलो ध्यान दो, देखो सबसे पहली बात बेटा यहां पर ये ध्यान देना, अगर ओमेगा ओमेगा तो उधर कितना जाएगा 0 बाई ओमेगा 0, तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इक्वल टू 0 बाई ओमेगा 0। अब सोचो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 याद आ रहा, जब दो लेंसेज कांटेक्ट में थे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला था 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तो क्या ये 1 अपॉन f इक्विवेलेंट के बराबर हो गया? और इस केस में 1 अपॉन f इक्विवेलेंट 0 होता है, f इक्विवेलेंट क्या होता है इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी तो 0 होता है। It means combination behaves like a glass slab. Focal length infinity है, parallel beam of light है, parallel beam of light चली जाएगी। It means combination behaves like a glass slab. Behaves like a glass slab. Like a glass slab. Glass slab की तरह काम करता है। यही वजह है कि this is why in achromatic lens the two lenses must be made up of different material. The two lenses must be made up of different material. अलग अलग मटेरियल, जिससे कि डिस्पर्सिव पावर अलग अलग हो जाए, डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है बेटा, बहुत नॉर्मल इन जनरल बच्चों के दिमाग में जो कि गोबर है उनके दिमाग में आता है सर ओमेगा 1 ओमेगा 2 का क्या हो रहा है, अरे क्या हो जाएगा, ग्लास स्लैब हो जाएगा। बोलो क्लियर? पहले यहाँ तक पहुंचो, यहाँ तक जल्दी पहुंचो, जल्दी 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 प्लीज। हाँ मिलके लिखिए जल्दी। पहुंचो, घबराना नहीं बेटा, बस याद रखो बहुत आसान चल रहा है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान चल रहा है। ये कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म है, एवरीबॉडी शुड नो, सबको आना चाहिए ये। हाँ भाई जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी प्लीज, मिटा दे बेटा, मिटा दे, मिलके मिटाएं। देखो अब यहां पर बेटा जैसे सर ठीक है हम चश्मा पहनते हैं, हम चश्मा पहन लिए, अब तो समझ में आ गया सर कि क्रोमेटिक एबरेशन को दूर कर सकते हैं कैसे। हम एक ऐसा लेंस लेते हैं जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव के कॉम्बिनेशन में है, कॉन्वेक्स भी हो कॉन्केव भी हो, चिपका दो, और ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ओमेगा 1 अपॉन f1 पहले लेंस का प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2 इक्वल टू 0 जहां हो गया वो एक्रोमेटिक लेंस आ गया। व्हाइट लाइट गिराओगे व्हाइट लाइट मिलेगा, सुपर फाइन इमेज मिलेगा, एकदम शार्प इमेज मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर बेटा ये सवाल उठता है कि चलिए भाई दो लेंसेज यहाँ कांटेक्ट में है, इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंथ पूछा जाए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो सिंपल है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दो लेंसेज कांटेक्ट में है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो 1 अपॉन f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। इक्विवेलेंट पावर पूछा जाए कि इक्विवेलेंट पावर बताइए भाई, इक्विवेलेंट पावर भी बहुत ही सिंपल है भाई, दोनों पावर जोड़ देंगे इक्विवेलेंट पावर होगा। अब जैसे मेरे को कोई चश्मा बनाना है जिसका पावर मुझे पॉजिटिव रखना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि एक्रोमेटिक लेंस पहनते हैं हम लोग चश्मे में, उसमें कॉन्वेक्स भी होता है कॉन्केव भी होता है, ओवरऑल टोटल इक्विवेलेंट प्लस में आना है। देखिए एक प्लस में और एक माइनस में है, दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अगर मुझे पूरा प्लस में रखना है तो कॉन्वेक्स की पावर क्या करनी हो ज़्यादा, कॉन्केव की पावर क्या कर रखनी हो माइनस, कम, ताकि 10 में से 2 घटे तो प्लस में। तो एक बार सवाल आया, जानते हो क्या पूछा एक बार सवाल, बहुत सारे बच्चे अटक गए, बोलूं पहले आता लिखो, चल लिखो पहले आता, जल्दी लिखो। अभी क्वेश्चन बताओ,
अरे बैल, हमारे यहाँ तो लिखने में बैल बहुत परेशान रहते हैं। लिखो लिखो, प्यार से लिखो बेटा, लगे रहो, लगे रहो। देखिए क्या एक बार सवाल आया बेटा, पूछा ये कि बताइए कोई एक्रोमेटिक लेंस है, उसकी पावर पॉजिटिव है, जैसे मान लो +2 डायोप्टर है, तो उस एक्रोमेटिक लेंस में जो कॉन्वेक्स वाला पावर होगा वो कितना होगा? तो बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है 2 डायोप्टर से ज्यादा होगा। नहीं आया। मैं बोलूं कोई एक्रोमेटिक लेंस है, उसकी पावर 2 है +2 डायोप्टर, तो एक्रोमेटिक लेंस में जो कॉन्वेक्स वाला लेंस होगा, कॉन्वेक्स वाला पार्ट, उसकी पावर 2 से बड़ी होगी ना यार। जैसे 3 होगी तो कॉन्केव का पावर छोटा कुछ तो होगा, कॉन्केव का पावर, उसको माइनस करेंगे तब ना 3 - 1 2 होगा। तो एक बार पूछा गया कि एक्रोमेटिक लेंस बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस विद सर्टेन पावर, कोई दे दिया पावर, बोला एक्रोमेटिक लेंस में जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर कितनी होगी? बोलेंगे ग्रेटर देन दिस। जैसे इक्विवेलेंट पावर है 2, पूरा एक्रोमेटिक लेंस +2 डायोप्टर का है, तो उसमें जो कॉन्वेक्स वाला जो पोर्शन होगा उसका पावर ऑब्वियस सी बात है 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि कॉन्केव का भी तो पावर प्लस करके यानी माइनस हो जाएगा, वो कॉन्केव का पावर माइनस में, तो 3 - 2 करेंगे तभी तो 3 - 1 करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो बोले जो कॉन्वेक्स वाला पोर्शन है उसका पावर टोटल पावर से ज्यादा होगा। पॉजिटिव में पावर ज्यादा होगा तो उसमें से कुछ घटेगा तभी तो कुछ पॉजिटिव बच जाएगा। आई बात समझ में? ये था। चलो खैर, तो लिख लिया होगा बेटा यहाँ तक सब कुछ। तो हम लोगों ने क्रोमैटिक एबिलेशन पढ़ लिया, मजे की बात है, सिंपल कहानी थी। अब हम लोग बेटा मुंडी ऊपर करके पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग बेटा मुंडी ऊपर करके पढ़ने जा रहे हैं। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है इसको समझना है। रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट दोनों साथ में पढ़ना है बेटा। रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट, चलो यही बता दूंगा, इसे बता दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात है बेटा, फॉर एन आई, किसी आई के लिए, ह्यूमन आई। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 लाइन है, अपने पेज पे 2 लाइन खींच लो और ये बहुत ही करीब खींच लो, बहुत ही करीब, बहुत ही करीब, काफी बेटा नजदीक खींचो, काफी नजदीक खींचो, बिल्कुल नजदीक खींचो, बिल्कुल जैसे मैंने खींचा है। और इसे दूर से देखो, अभी ये लाइन दिख रहा है ना, अब इसे दूर से देखो, स्क्रीन से दूर जाओ और दूर से देखो तो आपको 1 लाइन दिखाई देगा, पास आओगे तो आपको 2 लाइन दिखाई देगा। आप इसका कर सकते हो, देखो देखो, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, चलो उठो कुर्सी पर से, दूर जाओ, अब दूर जाओ, या बेड पर लेटे हो, मुझे तो मालूम है लेट के देखते हो ना, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल लेट के तकिया पे ऐसे करके देखते हो, अरे मुझे मालूम है, सच्चाई कम वक्त तो। खैर उठो और दूर जाओ और दूर से फिर इस स्क्रीन को देखो, तो ये जो लाइन होगी आपको 1 दिखाई देगी। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि हमारी आंखों का एक अपना रिजॉल्विंग पावर होता है। रिजॉल्व करने का मतलब होता है अलग अलग करना। 2 एक जैसी चीज अगर बहुत करीब हो जाते हैं तो हमें एक जैसे दिखते हैं, एक ही दिखते हैं। जैसे हम आसमान में तारे दिखते हैं तो वो तारे हमें जितने दिखते हैं एक्चुअल में वो कई गुना ज्यादा होते हैं, है ना, ये सच्चाई है। जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पर जाएंगे ना, जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पर जाएंगे तो तारों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। बहुत ऊंचे टावर से देखेंगे तो लगेगा तारे बहुत सारे हैं, और बिल्कुल नीचे ग्राउंड पर से देखेंगे तो तारे तो बहुत कम थे, ऐसा फील होता है बेटा। उसका रिजॉल्व, उसका प्रॉब्लम है कि हमारा जो आंख है उसका रिजॉल्व करता है, वो 2 एक जैसी चीज को अलग अलग बनाने की क्षमता, पावर को रिजॉल्व पावर बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखिए हमारी जो आई होती है बेटा, आंखें, वो बेसिकली जैसे 2 एक जैसी चीज है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों एक जैसी चीज है, इनके बीच का डिस्टेंस s है, और ये हमारी आंखों से d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यहां पर ये हमारी आंख है। तो क्या होता बेटा, जब 2 चीजें, 2 एक जैसी चीजें है ना, दोनों एक जैसे हैं, हमारी आंखों पर कम से कम, मतलब एंगल तो बनाएगा, यहां से लाइट निकलेगी, यहां से लाइट निकलेगी, लाइट यहां पर आएगी, हमारी आंखों पे एंगल बनेगा इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच कम से कम 1 मिनट का एंगल तक हो सकता है।
यानी बहुत ही कम होगा तो 1 मिनट एंगल तक आपको अलग अलग दिखाई देगा। अगर ये एंगल 1 मिनट से भी कम मिनट एंगल का यूनिट होता है बेटा, जैसे डिग्री, मिनट, सेकेंड, ये एंगल के यूनिट्स हैं। 1 मिनट का होता है 1/60 डिग्री, 1 डिग्री में 60वां हिस्सा, 1/60, 1/60 डिग्री, उसको कहते हैं 1 मिनट। तो 1 मिनट तक जब एंगल बनता है तब तक तो आपको अलग अलग दिखाई देगा। और जिस किसी में 1 मिनट से कम एंगल, जैसे दो चीजें एक साथ हैं, है ना, जैसे मेरी दो उंगलियां एक साथ आ रही है, आपकी आंखों पे लाइट गिर रही है, इनसे जो लाइट गिरेगी वो 1 मिनट से अगर कम एंगल बनाएगी तो हमको दोनों उंगलियां एक ही दिखाई देगी, अलग अलग नहीं दिखाई देगी। आ रहा समझ में? तो यहां पर बेटा ये जो है 1 मिनट तक मिनिमम से मिनिमम, कम से कम 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा 2 मिनट, 3 मिनट, 1 डिग्री, 10 डिग्री अलग दिखाई देगी, शानदार दिखाई देगी। कम से कम 1 मिनट दिखाई दे, 1 मिनट का एंगल होना चाहिए, तभी आपको अलग अलग दिखाई देगी। ये ह्यूमन आई का एक प्रॉपर्टी है बेटा, ध्यान से सुनिए। तो हम लोग बोलते हैं अगर ये एंगल थीटा बना रहा है बेटा, तो इस थीटा को बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट, यानी जो एंगल बनता बेटा मिनिमम एंगल लिमिट, मतलब द मिनिमम एंगल। रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब होता है द मिनिमम एंगल, द मिनिमम एंगल up to which the two similar objects the minimum angle up to which the two objects seen distinctly मतलब अलग अलग, distinctly अलग अलग, उस एंगल को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। पहले तो क्लियर हो गया? जैसे रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ एन आई कितना होता है बेटा? रिजॉल्विंग लिमिट को r डॉट l से लिख दूं, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ह्यूमन आई इज 1 मिनट, ह्यूमन आई इज 1 मिनट, यानी हमारी आंखों के लिए रिजॉल्विंग लिमिट 1 मिनट। 1 मिनट का कितना होता है? 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। और रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? तो रिजॉल्विंग पावर होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ द रिजॉल्विंग लिमिट। यस, रेसिप्रोकल ऑफ द रिजॉल्विंग लिमिट, ठीक है ना? रिजॉल्विंग लिमिट का रेसिप्रोकल कर दोगे तो रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगा, ठीक है? ह्यूमन आई का समझ में आया? सिंपल सी कहानी। अगर बोलेगा सर थीटा कितना बन रहा है, एस और डी, थीटा बराबर एस बाई डी होगा। अगर ये एस बाई डी 1 मिनट तक आया तो दिखाई देगा अलग अलग, 1 मिनट से कम आया तो अलग अलग नहीं दिखाई देगा। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस डी की तरह काम करेगा। पहुंचे यहां तक? सिंपल कहानी है, डरना मत। जल्दी लिखो बेटा। हो गया? चलो मिटा दे। ओके बेटा, सिर्फ इसमें सिंपल सी चीजें हैं। रिजॉल्विंग लिमिट बोलेगा यार, रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ह्यूमन आई 1 मिनट। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा यार कि कितना डिस्टेंस हो ताकि 1 mm पर रखे ऑब्जेक्ट एकदम बिल्कुल रिजॉल्विंग लिमिट के बराबर के एंगल बनाए। तो थीटा बराबर s बाई डी, ये 1 मिनट 1/60 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलना जानते हो। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 कर लेंगे का, ठीक है? चलो मिटाते हैं। देखो सिंपल कहानी है, क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। फिर देखो बेटा, प्यार से सुनो बेटा। ठीक है,
दूसरा, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक रिजॉल्विंग पावर होता है, रिजॉल्विंग लिमिट होती है बेटा। टेलीस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अपना एक रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग पावर होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे टेलीस्कोप वाला बहुत फेमस है, और चीज में कोई डिटेल में नहीं पढ़ना, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना, ये बात समझ लीजिए ध्यान से, है ना बेटा। तो हर इंस्ट्रूमेंट का हम देखेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है जिसकी रिजॉल्विंग पावर जितनी अच्छी है। कैसे? मैं बोलूँ एक बेटा, एक बात, टेलीस्कोप से मुझे स्टार्स देखने हैं, अब मैंने आंखों से देखा तो अरे कुछ ही स्टार है, टेलीस्कोप से तो करोड़ों स्टार नजर आए। एक दूसरा टेलीस्कोप है जो अरबों में स्टार बताया, मतलब सारे स्टार जो एक जैसे पास पास होते हैं हमारे लिए, हमारी आंखों में बहुत कम एंगल बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट उसको बिल्कुल अलग अलग करके दे, रिजॉल्व करके दे, और जितना अच्छा रिजॉल्विंग पावर हो उतना ही अच्छा एकदम बिल्कुल एक्यूरेट इमेज बना के देगा कि भाई तुमको जो दिखाई दे रहा है इंस्ट्रूमेंट से 10, एक्चुअली 10 नहीं 100 है। तो जिसकी रिजॉल्विंग पावर जितनी ज्यादा होगी वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट मान लिया जाता है। तो यहाँ पर बेटा अब जैसे टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, हमें सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप जो होता है बेटा वो ये होता है A/1.22 लैम्डा, A/1.22 लैम्डा। ये रिजॉल्विंग पावर R डॉट P का मतलब क्या होता है बेटा, रिजॉल्विंग पावर। A क्या बेटा, A इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि वाई टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बढ़ा लेते हैं, तो रीजन आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए, वाई ऑब्जेक्टिव लेंस, वाई ऑब्जेक्टिव लेंस, वाई ऑब्जेक्टिव लेंस इन टेलीस्कोप having large aperture, having large aperture। ऐसा सवाल पूछा जाता है बेटा कि टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा क्यों होता है, तो इसका जो रीजन होता है बेटा, रीजन जो होता है वो दो होता है, रीजन जो होता है वो दो होता है, दो रीजन है, ध्यान से सुनना, REASON, दो रीजन है बेटा। फर्स्ट रीजन क्या है ये सुनिए। फर्स्ट रीजन है कि एक तो जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव का अपर्चर होगा, डायमीटर जितना बड़ा होगा, एक क्या बेटा डायमीटर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, डायमीटर जितना बड़ा होगा रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, और रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा होगा तो जो चीज बहुत दूर है उसको अलग अलग करके एकदम सटीक इमेज बना देगा। जैसे देखने में 10 लगेगा लेकिन टेलीस्कोप से देखो तो करोड़ों लगेगा, और सबका इमेज बना के दे रहा है, तभी तो करोड़ों दिख रहा है आपको। तो अलग अलग देगा बिल्कुल। स्टार्स हमारे अर्थ से बहुत दूर है ना, उससे आने लाइट हमारी आंखों में बहुत कम एंगल बनाती है, वो दिखते कि 100 है लेकिन होते एक्चुअली में बहुत सारे हैं, क्योंकि करीब करीब हो जाता है हमारे लिए, उनसे आने वो तो है आपस में बहुत दूर दूर, लेकिन हमारे तक पहुंचने से लाइट की एंगल बहुत कम हो जाता है। हरी बात समझ में बेटा। तो एक तो होता है कि when A is larger, when aperture is larger then resolving power will be high, resolving power will be high। एक तो ये रीजन है बेटा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक। और दूसरा रीजन कि टेलीस्कोप का यूज क्यों करते हैं आप, उस चीज के लिए करते हैं जो बहुत दूर है, जो बहुत दूर है, स्टार प्लैनेट, उनसे आने वाली जो लाइट है उसका बहुत कम परसेंटेज यहाँ पर आ पा रहा होगा टेलीस्कोप पे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा करने से क्या हो कि उससे आने वाली लाइट ज्यादा से ज्यादा गिर सके। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर ही आप छोटा कर देंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर ही छोटा कर देंगे तो बहुत कम लाइट आएगी, और बहुत कम लाइट आएगी तो इमेज की जो इंटेंसिटी होगी, ब्राइटनेस होगी, वो कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो ऑब्जेक्टिव उसका अपर्चर बड़ा लगते हैं ताकि गैदर करने ज्यादा है ना। ड्यू टू लार्ज अपर्चर गैदरिंग ऑफ लाइट मोर, and we get brighter image। तो अगर आपसे आज के बाद ये सवाल पूछा जाए
कि वाई ऑब्जेक्टिव लेंस इन टेलीस्कोप हैविंग लार्जर अपर्चर, उसका रीजन दरअसल ये है। When aperture is larger, then resolving power will be high, and due to large aperture, gathering of light is more and we get brighter image. आया समझ में? पूछो, जल्दी लिखो, जल्दी प्लीज। जल्दी बेटा। बोलो, इसको रट्टा मारो, आप कहां से आया ये पूछना मत अब, ठीक है? ये पूछना नहीं है कि सर रिजॉल्विंग पावर ए अपॉन 1.22 लैम्डा कहां से आया, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? जिस दिन आप नासा की तैयारी करेंगे उस दिन पढ़ना, तब तक रुक जाओ। मिटाएं मिटाएं मिटाएं। हाँ भाई, हाँ भाई, अगर इसी में बेटा अगर आपसे पूछ ले यार रिजॉल्विंग लिमिट बताओ, बोला सर रिजॉल्विंग लिमिट बहुत इजी है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, 1.22 लैम्डा अपॉन ए और बात खत्म। अगर रिजॉल्विंग लिमिट पूछ दे टेलीस्कोप की तो ये लिख लेना 1.22 लैम्डा अपॉन ए, उल्टा कर लेना रिजॉल्विंग पावर का, है ना? बहुत आसान। चलो पहुंचो, घबराओ नहीं, बस एक बात बता रहा हूं, घबराओ नहीं। और टेलीस्कोप वाला ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? बहुत होगा टेलीस्कोप वाला या ह्यूमन आई वाला, बस एक माइक्रोस्कोप बता देता हूं बस, ठीक है? देखो बिठा दो इधर। तो कहानी बहुत सिंपल थी बेटा, आप डर रहे थे जबरदस्ती का, जबकि कुछ है नहीं ऐसा। अब देखिए, अगर माइक्रोस्कोप सिंपल वाला हो या चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है? सिंपल और कंपाउंड दोनों लिख देते हैं, चाहे सिंपल की बात हो या कंपाउंड की बात हो, या कंपाउंड की बात हो, ठीक? उसका रिजॉल्विंग पावर पूछे, बिल्कुल याद कर जाओ, रट्टा मारो। जैसे देखिए ये लेंस है, ठीक? यहां ऑब्जेक्ट है, यहां तो ऑब्जेक्ट पास रखते हैं, सिंपल में भी ऑब्जेक्ट पास, माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जेक्ट पास। ये लाइट हर जगह निकलेगी, ये जो लाइट बिल्कुल पेरिफेरी पे गिर रही है बेटा, बिल्कुल पेरिफेरी पे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस सर जो एंगल बना रहे थीटा, तो रिजॉल्विंग पावर होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। म्यू क्या है? लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टेड है, जैसे एयर है तो 1 रख लो। थीटा आप देख पा रहे हो ये, ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट से निकलने लाइट रे जो बिल्कुल पेरिफेरी पे गिरेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस का जो एंगल बनाएगी, तो रिजॉल्विंग पावर इज 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर। कहां से आया? इसके इतिहास भूगोल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, केवल और केवल, ये तो बाहर है, इसका तो सवाल ही नहीं मिलेगा, माइक्रोस्कोप तो सवाल ही नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर मिल गया तो एक ही बात है। अच्छा आप बोलेंगे सर ये सिंपल है, कंपाउंड में, तो बोलेंगे देखो बेटा कंपाउंड में ये और ये होता है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव की बात करनी है फिर केवल, अब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट ऑब्जेक्टिव पर अगर गिरेगी तो ये थीटा एंगल, फार्मूला सेम ही लगाना है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, म्यू इज द मीडियम बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट, थीटा ऑब्जेक्ट से निकलने लाइट जब पेरिफेरी पे गिरती है तो कितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है, ये थीटा है। डायग्राम को याद रखो ना ये, लेकिन इसका यूज बहुत ही कम होगा, मतलब ना के बराबर, ठीक? चलिए रिजॉल्विंग पावर
से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए। चलो देखते हैं, एक दो ही क्वेश्चन होता है, ज़्यादा नहीं होता, एक दो ही होते हैं बेटा, एक दो ही होते हैं बच्चों, घबराना नहीं। देखो मैं बना कर दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई, कहीं तो मिल जा। हाँ देखो मिटाएं, चलो मिटा दे बेटा। तो ये चैप्टर हो गया बेटा फिनिश, तो ये चैप्टर हो गया बेटा फिनिश, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर लेंगे मंडे से, मतलब कल से। देखिए जैसे AIEEE 2005 में ये सवाल आया था, आज का जो जेईई मेंस है पहले AIEEE बोलते थे, बोलता है, देखिए मैं लिख देता हूं क्वेश्चन ताकि आपको एहसास हो गया। अच्छा, two white dots are 1 millimeter apart, 1 mm apart, आराम से सुनिएगा, on a black paper, on a black paper, on a black paper, ठीक। चलिए, they are viewed, they are viewed, they are viewed by eye of pupil of diameter 3 mm, ठीक है, ओके। approximately what is the maximum distance at which these dots can be resolved, these dots can be resolved by the eye, or take lambda is equal to 500 nanometer। 22। चलिए भाई ऑप्शन में लिखूं, चलिए ऑप्शन कह रहा है 5 मीटर, 1 मीटर, 6 मीटर एंड 3 मीटर। दो वाइट डॉट्स हैं, आर 1 मिलीमीटर अपार्ट ऑन अ ब्लैक पेपर। दो वाइट डॉट हैं, एक जैसे हो गए। They are viewed by eye of pupil of diameter 3 mm approximately. What is the maximum distance at which these dots can viewed by the eye? Can viewed by the eye, ठीक है। और टेक लैम्डा बराबर इतना, ये क्या है सर, कैसे बनेगा? यूज योर खोपड़ी, मैं तुम्हें आधे मिनट का समय दे रहा हूं बेटा। यूज योर खोपड़ी, यूज योर खोपड़ी, यूज योर खोपड़ी, यूज योर खोपड़ी। ये AIEEE 2005, क्या उस समय क्वेश्चन बनाया? कितना पढ़ते थे? हाँ भाई पढ़ते थे बच्चे। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे, देखो बेटा बता दूं? हाँ अच्छा देखो एक बात समझो, अब सोच रहे होंगे लोग कि सर आई के लिए हमने अभी पढ़ा सर कि दो डॉट है, बिल्कुल सही बात है, दो डॉट है, दो वाइट डॉट है, 1 मिलीमीटर अपार्ट, दे आर व्यूड बाय द आई ऑफ पीपल ऑफ डायमीटर। ये जो पीपल इसका डायमीटर 3 मिलीमीटर है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच? तो ऐसा लगता है सर डी पूछा जा रहा है और 1 मिनट मालूम है, ऐसा लग रहा है बेटा?
बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाना। एक्चुअली आप 1 मिनट मान के बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आएगा आंसर। एक्चुअली में आपको वेवलेंथ भी दिया हुआ है, प्यूपिल का डायमीटर भी दिया हुआ है, देयर मस्ट बी द यूज ना। एक्चुअली यहाँ पर कहानी मैं समझ पा रहा हूँ। एक्चुअली आपको ये सोच के चलना बेटा कि लाइक अ टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव जैसा समझो लेंस है, तो एक टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट लिख दो 1.22 लैम्डा अपॉन ए, एंड दिस इज द एंगल थीटा। रिजॉल्विंग लिमिट का क्या होता है? एंगल 1.22 लैम्डा अपॉन ए। ए इज द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल, है ना, जो बिल्कुल टेलीस्कोप जैसा समझना। अब थीटा आर्क अपॉन रेडियस 1 मिलीमीटर, ये mm में दिया हुआ 1 मिलीमीटर अपॉन ऑडिशन डी बराबर 1.22 लैम्डा। लैम्डा कितना दिया है? देखो लैम्डा कितना 500 इंटू 10 का -9, और अपॉन ए कितना दिया है? देखो तो बेटा 3 मिलीमीटर। इसको सॉल्व करो, वी हैव द आंसर। इसको 10 टू पावर -3 कर दो, ऐसा ही है, क्योंकि मीटर में दिया सारा आंसर। अब देखो तुम्हारा सही आंसर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। देखो 3d बराबर इधर आएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन ये चीज डिवाइड हो जाएगा 122 कर लूं, ये छोटे से जो करेगा, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर -9 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है, 3000 हो जाएगा अपॉन 5 इंटू 122, काटो 600। बताओ कहां बनाओ? ऑप्शन में डाल देता हूं। डी की वैल्यू कितना आएगा? डी की वैल्यू कितना आएगा? 600 अपॉन 122 कितना होगा भाई? बताओ। ऑप्शन मेरे सामने था, ऑप्शन मेरे सामने था 5136। अगर आप ठीक से देखो तो ये 120 से तो 5 बार में मिल जाएगा, लगभग 5 मीटर के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो क्वेश्चन लिखा हुआ अप्रोक्सीमेटली, तो आंसर देखता हूं मैं 5 मीटर है कि नहीं है, देखता हूं भाई। AI EEE, हे भगवान मैंने सही बनाया नहीं बनाया? सेकंड का ए का मतलब 5 मीटर, यस 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर, मैंने बना लिया। 1 मिनट से क्वेश्चन नहीं बनता, 1 मिनट वाला करते तो नहीं बनता क्वेश्चन, आया समझ में? 1 मिनट वाले में क्वेश्चन नहीं बनता, गड़बड़ हो जाता, क्योंकि जो डेटा उसके अनुसार पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर प्यूपिल का जब भी डायमीटर दे तो आप उसे रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग लिमिट 1.22 लैम्डा बाई पावर में ए ऊपर आ जाता है, लिमिट में ए नीचे चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पकड़ा, ये क्वेश्चन मैंने पकड़ा, क्योंकि आई का प्यूपिल का डायमीटर मैंने खोपड़ी घूम गई, मैंने कहा हो। आप कुछ लोग बोले सर रिजॉल्विंग पावर जो 2μ sin थीटा को लेता माइक्रो उसका क्यों नहीं लगाया? तो बेटा उसके लिए थीटा चाहिए था ना, थीटा दिया नहीं था तो खोपड़ी लगाया गया। अच्छा टेलीस्कोप की तरह मानो, जब भी प्यूपल का डायमीटर देगा तो ऐसे ही बनाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन बनाता हूँ, टेंशन आ रहा। अगला सवाल कोई तो मिल जा, कहीं तो मिल जा, कहीं तो होगा, कैसा भी तो होगा। जल्दी बेटा। अच्छा इसमें लिख लिया आपने? दिखाई दे रहा बेटा? जल्दी बताना। हाँ दिखाई तो दे रहा है भाई, दिखाई तो दे रहा है, टेंशन नहीं लेने का बेटा। और कोई सवाल है क्या? बताओ जल्दी बेटा, बताओ जल्दी बेटा। हाँ एक क्वेश्चन और है, मिटा दो। चलो मिटाता हूँ, घबराना नहीं। देखो देखो, नीट 2017 बोलता है द रेशियो ऑफ resolving powers, the ratio of resolving powers of an optical microscope, for two wavelengths, lambda 1 equal to 4000 angstrom and lambda 2 equal to 6000 angstrom is
और ऑप्शन आपके सामने है बेटा। पहला ऑप्शन 9:4, दूसरा ऑप्शन 3:2, सी ऑप्शन 16:81, डी ऑप्शन 8:27। यूज योर खोपड़ी प्लीज, यूज योर खोपड़ी प्लीज। है नहीं फिर भी इस्तेमाल कर लो बेटा, है नहीं फिर भी इस्तेमाल कर लो बेटा। क्या करोगे? The ratio of resolving powers of an optical microscopes for wavelengths lambda 1 and lambda 2। माइक्रोस्कोप, अरे माइक्रोस्कोप भाई, माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग पावर याद करो। अरे कराया है भाई, अरे तो बहुत ही क्वेश्चन हुआ। अरे ये तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली पर तुम यू साइन थीटा पर लैम्डा कराया। अरे रिजॉल्विंग पावर तो भैया लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो वेवलेंथ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर टू वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा 2। तो बोलेंगे पहले का रिजॉल्विंग पावर 1, दूसरे का रिजॉल्विंग पावर 2। इसका रेशियो पूछ रहा है। लैम्डा 1 नीचे, लैम्डा 2 पर। लैम्डा 2 कितना भाई 6000, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। यहाँ 4000, 3 जीरो उड़ गया, 3/2 रेस टू 2 है नहीं। ओह आंसर मिला दूँ? अच्छा चलो ये भी मिला लेता हूँ पूरी तसल्ली। नीट 2017 का 36 नंबर क्वेश्चन बी कितना 3:2। देखो बेटा देखो कैसे कैसे बनाया, देखो बेटा देखो कैसे कैसे बनाया। और बताऊं, और बताऊं, और बताऊं? कहीं पे मिल जाओ, कहीं पे मिल जाओ। अब नहीं होगा सर, ज्यादा नहीं होते क्वेश्चन बेटा, होता ही नहीं रिजॉल्विंग पावर क्वेश्चन ज्यादा। एक आध दो ही पूछते हैं, उसमें भी थोड़ी सी खोपड़ी लगानी है, बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना? बाकी तो इजी क्वेश्चंस हैं यार, बाकी तो इजी क्वेश्चन हैं। आप बैल हैं, आप डरते हैं तो हम क्या करें। देखिए मिटा दूं? पहले लिखो, जल्दी लिखो। चलो देखो मिटाता हूं बेटा। अगला सवाल, देखिए AITMT 2015 सवाल क्या है सुनना। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, समझो ध्यान से, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, in normal adjustment a straight black line, a straight black line of length L, of length L is drawn on inside part of the objective lens, on inside part of objective lens. The eyepiece forms a real image of this line. The length of this line forms a real image of this line. The length of this image is reality at IEEE 2015 क्वेश्चन है। Image is L, small letter में है। Find the magnification of the telescope.
कैसे बनेगा? आप बनाओगे या मैं शुरू हो जाऊं? तो क्वेश्चन देख करके लोग डर गए, अरे भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन है, ट्रिपल 2015 वाकई में, वाकई में, वाकई में। चलो बनाते हैं, टेंशन नहीं लेने का भाई। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल में इन्फिनिटी पे, ठीक है ना? A straight black line of length L is drawn on inside part of the objective lens. चलो एक क्वेश्चन बनाओ, जरा डायग्राम बनाओ क्या? पहले टेलीस्कोप बनाओ, टेलीस्कोप ओके, ये आई पीस ओके। फिर क्या बोलता है? इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ L is drawn on inside part of the objective lens। ये कोई लाइन बनाया मैंने एल लेंथ का, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर, यही बोला ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर ब्लैक लाइन बना दो, ठीक है? द आई पीस फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का रियल इमेज बनाता है, ओके। ये डिस्टेंस कितना हो गया? A4 प्लस AP ना? हाँ भाई, कितना लेंथ का इमेज बना रहा है? स्मॉल एल का। रियल इमेज तो इधर बनता है बेटा। चलो स्मॉल एल लेंथ का क्या पूछता है? फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। ऑप्शन कैसा कैसा दिया है? ऑप्शन कैसा कैसा दिया है देखो। L बाई एल, अरे भाई। दूसरा दिया है L बाई एल प्लस 1, अरे भाई। थर्ड ऑप्शन L बाई एल माइनस 1, अरे भाई। L प्लस एल अपॉन एल माइनस एल, अरे भाई। अब तो रायता फैल गया, कैसे बनाए? अच्छा एक काम करो, ये लेंस पे यहाँ एल लेंथ का, इसका इस लेंस का कोई यूज नहीं होगा बेटा इस ऑब्जेक्ट के लिए। ऑप्टिकल सेंटर पे है तो इस लेंस का कोई मतलब नहीं। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है इमेज ये, ओके। इसका ये इमेज यहाँ बनाएगा ना बेटा? सही बात है। बोलता है द आई पीस फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, द लेंथ ऑफ दिस इमेज इज एल, ओके। तो अब क्या करें? जोर से बोलो। तो अब क्या करें? फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप को थोड़ा कर एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। अच्छा नॉर्मल एडजस्टमेंट में है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन का एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, मतलब तो FO अपॉन FE होता है। अच्छा FO अपॉन FE निकालना होगा, हाँ FO अपॉन FE निकालना होगा। अच्छा इसका फोकल लेंथ कितना FE है? अरे इजी हो गया। इस लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करो। मैग्निफिकेशन होता था F अपॉन F प्लस U, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉल l, रियल है ना, तो इमेज की हाइट उल्टा ही बनेगा राइट, अपॉन l प्लस में, है ना बेटा? अगर ये लाइन यहाँ खींच लो, l लेंथ ऊपर की तरफ, स्मॉल l नीचे की तरफ, ये में उल्टा बनता है, ठीक है? फोकल लेंथ FE होगा, FE प्लस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियर है बेटा? इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही होगा ना, माइनस से लगा दे, FO प्लस FE। मुझे क्या निकालना बेटा? FO अपॉन FE। माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ब्रैकेट खोलो, FE माइनस FO माइनस FE, FE ने FE को खत्म करता, ठीक है? लिखो यहाँ तक, पहले जान मत दे देना। FO अपॉन FE निकालना, बन गया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, देख लो। FO ऊपर FE नीचे, माइनस माइनस घट गया, कैपिटल एल ऊपर स्मॉल एल नीचे। बना यहाँ तक लिखो जल्दी। आसान है बेटा, टफ नहीं था, बस समझ का फेर था। जैसे यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट मैग्निफिकेशन, अच्छा मैग्निफिकेशन कुछ ही बोलता है तो लेटरल, अरे भाई टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कह रहा है, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन, टेलीस्कोप बोलता है, माइक्रोस्कोप बोलता है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है? पहुंचो भाई पहुंचो। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कराया मैंने, m और u का रिलेशन, f अपॉन f प्लस u। मिरर में होता है f अपॉन f माइनस u, लेंस में होता है f अपॉन f प्लस u। देख लो बेटा।
आओ मिलके मिटाएं, आओ मिलके मिटाएं। इस तरह से माइनस स्मॉल एल अपॉन एल बराबर माइनस एफ ई अपॉन एफ ओ, और मैग्नीफाइंग पावर होता है एफ ओ अपॉन एफ ई, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। सो आवर आंसर इज फर्स्ट। फिलहाल आंसर 30 30 30 30 30। क्या लगता है बनेगा 30 का? ये हाँ ये तो है, सही बात है। कैसा लगा, कैसा लगा? तो ठीक है बेटा, आपका चैप्टर फिनिश हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद अब नंबर लगेगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। ओके, थैंक यू।